हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। वैसे तो ये टॉपिक हम लोग पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, एडमिशन रिटायरमेंट में देख चुके हैं और वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो होने वाला है। बट ये टॉपिक मैं यहाँ पे अलग से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस भी होगा अगर आप पिछले चैप्टर से कंपेयर करेंगे और बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम भी आती है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए चलो एक अलग से छोटा सा एक वीडियो बनाते हैं और इससे जितने मैक्सिमम केसेस निकल सकते हैं इस टॉपिक से, वो मैं आपका इस टॉपिक में इस वीडियो में क्लियर करूंगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेसिकली, सपोज दो पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में, एक मैं हूं और एक मेरे साथ कोई और है। हम लोग ने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा हर साल निकालते थे और जमा करते थे एक लॉकर में या एक बॉक्स में। और उस बॉक्स में जमा करने के पीछे का पर्पस होता था कि कल को कभी भी वर्कर्स को पैसों की जरूरत पड़ गई, कभी वर्कर्स को कोई चोट लग गई या किसी भी चीज़ की इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट हो गई, तो उसी बॉक्स में जो भी हम लोग ने मनी सेव किया है उसको यूटिलाइज करें। हर कोई करता है। तो मान लो कि हम लोग ने कुछ पैसा जमा किया, 50,000 रुपये 60,000 रुपये हम लोग ने जमा किया। अब बिजनेस हो रहा है बंद। तो जब बिजनेस बंद होता है तो हम वर्कर्स से वापस में एक बार हम कन्वर्जेशन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप लोग को ज़रूरत पड़ी है, और हम देखते हैं कि क्या कुछ ऐसी ज़रूरत एक्चुअली है वर्कर्स को। अगर उनसे पूछते हैं और अगर वो बोलते हैं कि हाँ हमें ज़रूरत है, तो उसी बॉक्स में से जो भी पैसा होगा उनको हम निकाल के दे देते हैं जितनी ज़रूरत होती है। और अगर उनको ज़रूरत नहीं होती है तो वो पैसा हम पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा ही मनी है जो हम लोग ने सेव किया अपने प्रॉफिट से निकाल के। तो यहाँ पे दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो वर्कर्स को ज़रूरत होगी या तो वर्कर्स को ज़रूरत नहीं होगी। सपोज हम लोग ने 50,000 सेव किया है, बट वर्कर्स को हो सकता है उससे ज़्यादा ज़रूरत हो, उससे कम ज़रूरत हो, या उतने की उतनी ही ज़रूरत हो। तीन केसेस हो सकते हैं, या तो ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी, या सेम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, या कम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तीन पॉसिबल केसेस हैं जो इस कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं। इसके अलावा एक और है कि हमने पैसा ही नहीं सेव किया था, हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वर्कर्स को इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट एक्चुअली में आगे चल के इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी और वर्कर्स ने पैसा मांगा। तो ये चौथा केस है जब हमने कुछ पैसा ही नहीं सेव किया है और उनको ज़रूरत पड़ी, तो हम लोग अपनी जेब से पैसा देंगे। अब अलग अलग केस पे अलग अलग जर्नल एंट्री होती है और क्या क्या ट्रीटमेंट होता है वो समझते हैं। आइए पहला केस देखते हैं। हाँ जी, तो पहले केस में है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बैलेंस शीट के अंदर 50,000 से लिखा है और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा कि कोई क्लेम नहीं। जो बैलेंस शीट में लिखा है इसका मतलब होता है कि हम लोग ने पैसा सेव किया है, और नीचे नो क्लेम का मतलब वर्कर्स को कुछ भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या जर्नल एंट्री होगी? सपोज ए और बी दो पार्टनर है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ये 50,000 25,000 ईच, अगर इनका ओल रेशियो इक्वल है तो। अच्छा, ये जर्नल एंट्री कैसे बनाई मैंने, क्योंकि बच्चों को यहाँ भी प्रॉब्लम आती है कि सर जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। देखो, लायबिलिटी साइड है और लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। अब मुझे इसको खत्म करना है, क्योंकि मैं इसको अब निकाल के बांट रहा हूँ, इसको खत्म कर रहा हूँ। तो कभी भी किसी चीज को जब आप खत्म करते हैं या क्लोज करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो उसको ऑपोजिट साइड लिख देते हैं। ये ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे इसका नेचर है क्रेडिट, इसको मैं अब रिड्यूस करूंगा तो इसको मैं कर दूंगा डेबिट, और जिसको जिसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया उनका नाम आ जाएगा। तो इसकी एंट्री सिर्फ इतनी होगी इस टॉपिक में। देखो ध्यान से, तो रियलाइजेशन कभी भी नहीं आया इस पूरी एंट्री में, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी, इसमें कोई एंट्री कहीं नहीं होगी। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में ए और बी में क्रेडिट साइड चला जाएगा, ए और बी में क्रेडिट साइड चला जाएगा। यहां पे मैंने 25,000 लिख दिया, यहां पे 25,000 बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब दूसरा केस देखते हैं। और देखते हैं कि 20,000 का क्लेम है। अभी भी हम लोग ने सेव किया है 50,000
बट वर्कर्स ने मांगा कि हम लोग को सिर्फ जरूरत है 20,000। नॉर्मली प्रैक्टिकली सोचो तो वर्कर्स क्या पागल थोड़ी ना जो 20,000 मांगेगा, वो तो बोलेगा कि मुझे पूरा का पूरा पैसा दे दो जो मेरे लिए सेव किया है। तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि वर्कर्स ने मांगा और हमने उनको जाके पैसा दे दिया। हम देखते हैं, हम उनका मेडिकल देखते हैं और उनसे देखते हैं, उनको जब चेकअप कराते हैं और देखते हैं कितना खर्चा आया और फिर कंपनी या बिजनेस खुद पे करता है। ये नहीं कि वर्कर्स ने बोल दिया और हमने पैसा दे दिया। ये तो मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्लेम हुआ है 20,000 का, हमारे पास 50,000 जमा था, उसमें से 20,000 निकाल के हम वर्कर्स को दे देंगे और बाकी 30,000 हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री देखो, वही एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 से टू ए टू बी 15,000 ईच। ये पहली जनरल एंट्री हुई डिस्ट्रीब्यूट की, जो हमने 30,000 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब है क्लेम। यहां पे आता है ट्रिकी पार्ट जो आपको नया सीखना है। पुराने चैप्टर में क्या पढ़ा था उसको छोड़ो, अभी की बात समझो। जितना भी क्लेम होगा उतने ही अमाउंट को आप पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। मतलब जो भी क्लेम होगा उसको एक लायबिलिटी पहले बनाएंगे, फिर उतनी लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे। तो मैं वर्कमैन कंपनसेशन को एक लायबिलिटी कैसे क्रिएट करूंगा, जैसे कि आप नॉर्मल एक लायबिलिटी को क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में, वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में विथ 20,000 अमाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000। ये हो गई दूसरी एंट्री। और तीसरी एंट्री में यही जैसे आप क्रेडिटर्स को पे करते हो वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन को भी आप पे करोगे। तो तीसरी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश विथ 20,000। तो बेसिकली जो क्लेम वाली एंट्री थी वो एग्जैक्टली क्रेडिटर्स वाली एंट्री थी। जैसे क्रेडिटर्स को आप ट्रांसफर करते हो रियलाइजेशन में, वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन को आपने ट्रांसफर किया रियलाइजेशन में और फिर उसको पे कर दिया। अब इन सारी चीजों का इन अकाउंट्स में कैसे इफेक्ट डालोगे, पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री डाल दो। यहां पे मैंने डाल दिया बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 ईच। उसके बाद इसको ट्रांसफर किया तो मतलब यहाँ पे जैसे बाय क्रेडिटर्स लिखते हो वैसे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 और इसको पे कर दिया टू कैश 20,000। बस इतना ट्रीटमेंट होगा। अगर आपको जर्नल एंट्री आती होगी तो उसकी आप ट्रीटमेंट तो देख के कर ही लोगे। कैश अकाउंट मैंने बनाया नहीं है, कैश अकाउंट बनाओगे तो उसमें क्रेडिट साइड पे लिख दोगे बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। ये दूसरा केस था जब क्लेम कम हुआ था। अब केस तीसरा देखते हैं, थर्ड केस देखते हैं। और थर्ड केस में जितना मैंने सेव किया था उतने का ही उतना क्लेम आ गया। तो मैंने अभी बताया था जितना क्लेम होता है पहले उतने से लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो इस बार 50,000 से लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000 और फिर ये पूरी की पूरी पेमेंट कर देंगे। तो रियलाइजेशन टू कैश। बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि सर जितना क्लेम होता है क्या पूरी पेमेंट करनी होती है। हाँ, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में स्टार्ट होने से पहले कि जो भी आपकी लायबिलिटीज होती है उसको पे ऑफ करना जरूरी होता है। कभी भी आपका बिजनेस बंद होगा, चाहे आपका सोफा या कोई तरीके के एसेट बिके या ना बिके वो आपका इशू है, बट जितनी भी लायबिलिटीज होंगी वो पे करना जरूरी होती है, चाहे वो वर्कर से ही रिलेटेड क्यों ना हो। तो जितना भी क्लेम होगा पूरा का पूरा पे करना जरूरी होगा। तो पहले मैंने इसको एक लायबिलिटी में ट्रांसफर किया, फिर उसको मैंने पे कर दिया। इसकी पोस्टिंग कैसे हो जाएगी, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 और टू कैश 50,000। इस बार पार्टनर्स को कुछ भी पैसा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जितना उन्होंने सोचा था उतने का ही उतना हो गया, कुछ पैसा बचा ही नहीं। अब एक फोर्थ केस देखते हैं। अब फोर्थ केस देखते हैं। हम लोग ने पैसा सेव किया है 50,000 पर वर्कर्स के रिक्वायरमेंट आ गई ज्यादा 60,000। अब क्या करेंगे? अब बिजनेस कुछ नहीं करेगी। मैंने बोला था जितना क्लेम है पहले उतनी लायबिलिटी क्रिएट करो। मैंने ये नहीं बोला था कि 50,000 के अंदर की लायबिलिटी क्रिएट करो। जितना भी क्लेम है पूरी की पूरी लायबिलिटी क्रिएट करो, चाहे वो ज्यादा ही क्यों ना हो।
तो मैंने पूरी लायबिलिटी क्रिएट की और मैंने पूरा का पूरा, मुझे पैसा भी देना है तो मैं पूरे का पूरा पैसा भी देता हूँ। इसमें ज्यादा सोचना समझना नहीं है कि सर हमारे पास तो 50,000 जमा था, हम ज्यादा कैसे दे सकते हैं। तो बिजनेस अपने दूसरे कैश अकाउंट से पैसा निकाल के देगा। जितना जमा था वो 50 का 50 यूज कर लेगा, बाकी 10,000 अपना कोई एसेट सोल्ड करके पैसा देगा। वो बिजनेस का इशू है, आपको पूरा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 एंट्री हो जाएंगी और यहाँ पे भी 60,000 ईच आ जाएगा। हाँ जी, अब एक ऐसा केस जो सबसे अलग है, हमने हो सकता है कि पैसा सेव ही ना किया हो और वर्कर्स को अचानक से रिक्वायरमेंट आ गई। भाई हम भी इंसान है और जरूरी तो नहीं कि मेरी सारी एस्टिमेशन सही बैठे। हो सकता है मुझे लगा हो कि वर्कर्स को कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी नहीं और मैंने वो सेव ही नहीं किया, पर जब बिजनेस बंद हो रहा है तो अचानक से उनको पैसों की जरूरत पड़ गई। अब क्या करें? जब पैसा हमने सेव ही नहीं किया है तो बैलेंस शीट में भी वर्कमैन कंपनसेशन या तो नहीं होगा या तो वो होगा तो डैश होगा, 0 होगा। और नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में कि क्लेम किया है वर्कर्स ने, पूरी एडजस्टमेंट लिखी होगी जिसमें लिखा हुआ क्लेम फॉर वर्कर्स इन दिस एंड दैट फॉर ₹5,000। उसमें आप समझ जाओगे कि वर्कमैन कंपनसेशन की है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे केस में क्या करें? इसको आपने एक केस और पढ़ा था कंटिंजेंट लायबिलिटी का। उसमें क्या होता था कि एक ऐसी लायबिलिटी जो आपको पता ही नहीं थी बट अचानक से पे करनी पड़ी, तो उसमें आप एक एंट्री पास करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, एक नॉर्मल खर्चे की एंट्री। एग्जैक्टली वही तरीका यहाँ भी फॉलो करें। इसको भी आप उसी तरीके से ट्रीट करेंगे और आपको ये खर्चा करना पड़ेगा। तो पहले जब हम करते थे इस लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की रियलाइजेशन में एंट्री, वो एंट्री पास नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये एंट्री अभी भी पास कर देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन टू रियलाइजेशन, इसको पास नहीं करेंगे, या 0 हो गया या नहीं पास करेंगे। बट जब क्लेम की एंट्री आएगी तब पैसा आपको देना है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, ये आपको बस 5,000 देना पड़ गया क्योंकि आपने सोचा ही नहीं था बट अब आपको देना पड़ा। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री में हो गई। अब पोस्टिंग की बात करें तो रियलाइजेशन में चला जाएगा टू कैश 5,000 और कैश अकाउंट में ऑपोजिट साइड मतलब क्रेडिट साइड चला जाएगा बाय रियलाइजेशन। ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख देना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,000। सो इतना ही है। वर्कमैन कंपनसेशन में मैक्सिमम इतने ही केस बन सकते हैं, चाहे आप कोई भी बुक से उठा के कर लो। एग्जाम में भी इससे ज्यादा आएगा नहीं। मैंने आपको 4 केस तब करवाया और एक है, टोटल 5 केस करवा दिए। इसी 5 में से आता है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। कॉन्सेप्ट समझोगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद करोगे तो दिक्कत हो सकती है कि इधर पहले ऐसे हुआ था। अगर बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वर्कमैन की 50,000 है, क्लेम ज़्यादा है तो ये करो, क्लेम कम है तो ये करो, ये सब मत सोचो। जितना है उसको कॉन्सेप्ट वाइज चलो, एंट्री पास करो, पोस्टिंग करो, बात खत्म। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सीखेंगे। ठीक है, बाय बाय।